लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे और यहाँ पर उसके घर वालों ने यानी कि दोनों के घर वालों ने एक दूसरे से शादी की बात भी तय कर ली थी। शादी की बातें तय हो गई थी और उसके बाद जब लड़का लड़की एक दूसरे से बात करते हैं तो तभी एक दिन अचानक से जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि शादी से पहले मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और इसीलिए तुम ऐसा करो, मेरे यहाँ पर आ जाओ। लड़का जो होता है वो कहने लगता है कि ये तुम कह क्या रही हो, वहाँ पर आने के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए होंगे और तुम्हें तो पता है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग किया करता हूँ। तो यहाँ पर जो लड़की होती है वो कहती है कि देखो जितने भी पैसे लगेंगे मैं दे दूंगी, लेकिन तुम्हें एक बार मुझसे शादी से पहले ज़रूर से मिलना होगा। दरअसल यहाँ पर दोस्तों जो लड़की थी वह रसिया की रहने वाली थी और जो लड़का था वह इंडिया के आगरा का रहने वाला था। अब इस बात को देखकर यहाँ पर लड़का भी हामी भर लेता है और उससे मिलने के लिए चला जाता है। कौन थी वह लड़की और क्या कारण था जो दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे, इतनी दूर दूर के होकर उन दोनों को प्यार कैसे हो गया? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। रसिया के अंदर एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन फैमिली होती है और उसी फैमिली के अंदर एक महिला होती है जिस महिला का नाम होता है सारिया। सारिया जो होती है वह घूमने के लिए जाना चाहती है क्योंकि काफ़ी दिनों से वह घूमने का प्लान बना रही थी और उसे इंडिया जाना घूमने के लिए। तो इसीलिए जो सारिया होती है वह अपने वहाँ से कुछ सामान लेती है, साथ में कुछ पैसा लेती है क्योंकि रुपया पैसा उनके पास अच्छा खासा था। तो इसी वजह से वह अपने साथ पैसा लेकर इंडिया घूमने के लिए आ जाती है और इंडिया के अलग अलग हिस्सों में घूम घूम कर अच्छी तरह से एंजॉय करती है। धीरे धीरे वह घूमते घूमते उत्तर प्रदेश के आगरा में भी पहुंच जाती है। आगरा जहां पर उसे पता था कि ताजमहल काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, प्यार की निशानी है और उसे देखने के लिए वह वहां पर जाना चाहती है। इसीलिए जो सारिया होती है वह वहां पर पहुंच जाती है और वहां पर जाने के बाद उसे ढेर सारे गाइड आसपास से घेर लेते हैं क्योंकि वह रसिया की रहने वाली थी तो उसे गाइड तो हर जगह चाहिए होता था। पीछे भी कई बार उसने गाइड लिए थे, लेकिन उन गाइडों के व्यवहार को देखकर वह काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है इन सब से। और वहीं पर आगरा के बाहर ही जो ताजमहल के बाहर होता है एक गाइड, उसका नाम होता है विशाल। विशाल जो होता है वह सारिया को देखकर समझ जाता है कि इन सब से इरिटेट हो रही है, तो उसके बाद एकदम से वहां पर जाता है और लोकल लैंग्वेज में उन सब से बात करता है कि दूर हो जाओ, किसी को परेशान मत करो। अब ये बात जब सारिया देखती है तो सारिया इस बात को देखकर हैरान हो जाती है और उसकी तरफ देखने लगती है। तभी जो विशाल होता है उसकी लैंग्वेज में उससे बात करता है और कहने लगता है कि चिंता मत करो, मुझे पता चल गया कि आप इन लोगों से परेशान हो। कोई बात नहीं, अगर आपको अकेले घूमना है तो आप बेशक से अकेली घूम सकती हो, हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और इन लोगों को मैं आपके आसपास नहीं भटकने दूंगा। कुछ छोटी मोटी जानकारी मैं अभी आपको दे देता हूँ और आप अकेले जाकर ताजमहल को विजिट कर सकती हो। ये बात जो सारिया होती है उसे प्रभावित कर जाती है क्योंकि आज तक उसे ऐसा गाइड नहीं मिला था जो बिना पैसों के उसे एक भी वर्ड उसकी लैंग्वेज में समझा सके। सारिया इस बात को सुनकर कहने लगती है कि तुम क्या किया करते हो यहाँ पर? तो वो कहता है कि मैं भी वही काम किया करता हूँ जो ये किया करते हैं और मैं भी एक गाइड ही हूँ। तो वो कहने लगती है कि ठीक है, तो तुम मेरे गाइड बनो और तुम ही मुझे यहाँ पर घुमाओगे। इसके बाद जो विशाल होता है वह मना भी करता है, कहता है कि नहीं, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो बेशक से आप रहने दो। लेकिन सारिया उससे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा जो भी खर्चा होगा मैं तुम्हें दे दूंगी और जितने पैसे तुम लोगे उससे ज़्यादा ही पैसे दूंगी, बस तुम मुझे यहाँ पर अच्छी तरह से घुमा दो और सच्चाई सब चीज़ के बारे में बता देना। यहाँ पर जो विशाल होता है वह उसकी इस बात के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद सारिया को लेकर वहाँ पर इधर उधर घुमाने लगता है। पहले तो ताजमहल के बाहर की जो जगह होती है उसके बारे में बताता है, फिर उसके बाद वो लोग टिकट लेकर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ों को उसे समझाता है, कैसे क्या है, क्या क्या हुआ था, उन बातों के बारे में बताता है कि जो कुछ मूवी वगैरह में दिखाए जाते हैं कि कभी कहा जाता है कि ऐसा है वैसा है, और एक टपका वगैरह के बारे में बताता है कि यहाँ पर ऊपर से एक टपका निकलता है और वो आकर गिरता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। इस बात को सुनकर सारिया पूछती है कि वो कैसे है, तो यहाँ पर वह पूरी बात बता देता है कि इस तरह से मजदूरों के साथ ऐसा किया था राजा ने, और उसके बाद एक मजदूर कहकर गया था कि मैं अभी आता हूँ साहब, थोड़ी सी कमी रह गई है, और उसके बाद वो टपका बनवा देता है उसमें, यानी कि टपका बना देता है। और वो टपका जब वहाँ पर आकर गिरता है, उससे पहले जो राजा था उनके साथ वो सब कुछ कर चुका था जो आप लोगों को सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ताजमहल के कारीगर का ये नमूना था और उसने कहा था कि अब हम लोगों के साथ तो आपने ऐसा कर दिया है, अगर आप इस टपके को रुकवा दो तो आपको जान सकते हैं। लेकिन आज तक भी वो टपका टपकता है बारिश के समय में और उसे कोई भी रोक नहीं पाता है।
तो दोस्तों यहाँ पर जो सारिया होती है इन सभी बातों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है और जिस तरह से विशाल ने उसे घुमाया था ऐसा शायद ही आज तक किसी ने गाइड ने उसे बताया था इन चीज़ों के बारे में इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके। इसके बाद धीरे धीरे ताजमहल का विजिट जब कंप्लीट हो जाता है तो सारिया कहती है कि और कोई जगह है यहाँ पर घूमने की, तो वो बताता है कि हाँ एक किला भी है, अगर आप चाहो तो लाल किले को देख सकते हो। ताजमहल जो यहाँ पर ताजमहल से थोड़ी दूर एक लाल किला भी है जो कि आगरा में भी बना हुआ है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सारिया होती है उस लाल किले को घूमने के लिए चली जाती है और सारिया की उम्र लगभग 50 साल होगी लेकिन देखने में वो 40-45 साल की लग रही थी। सारिया उससे कहती है कि ठीक है उसे देखने के लिए चलते हैं और यहाँ से विशाल उसे लेकर उस किले पर घुमाता है और भी आगरा के अंदर जो भी ऐसी देखने लायक जगह थी उन सभी पर घुमा देता है। घुमाने के बाद वो लोग आगरा के काफी दूर वाले हिस्से में चले जाते हैं जहां से विशाल का घर काफी ज्यादा दूर था और इसके बाद जो सारिया होती है वो कहने लगती है कि अब देखो रात हो गई है तो हम लोग यहीं पर होटल लेकर रुकते हैं और कल फिर से घूमेंगे। अब इस बात को सुनकर जो विशाल होता है वह भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है और अब यहाँ पर दोनों के दोनों एक होटल में कमरा लेकर वहीं पर ठहर जाते हैं। दोनों वहां पर ठहर गए थे और एक ही कमरे में दोनों ने स्टे किया था। विशाल को अजीब तो लगता है लेकिन सारिया कहती है कि क्यों, क्या हुआ, कोई परेशानी है? तो विशाल कहता है कि नहीं मैडम कोई परेशानी नहीं है, यहीं पर मैं भी ठहर लूंगा। दोनों एक कमरे में रात भर आराम करते हैं लेकिन उन दोनों के बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था और उन दोनों का बाउंडेशन काफी अच्छे मित्रों के जैसा हो गया था। उसके बाद जब रात के समय वो दोनों एक ही कमरे में आराम करते हैं तो यहाँ पर सारिया पूछने लगती है कि यहाँ पर और कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम देख सकते हैं। तो जो विशाल होता है बताता है कि एक तो राम मंदिर है जो कि अयोध्या में बना हुआ है, साथ में बरसाने नंदगांव में हमारे वैसे जो स्थान है घूमने के लिए कृष्ण जी के वो हैं। तो यहाँ पर सारिया कहने लगती है कि हाँ भगवान के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है और मैं नज़दीक से इन चीज़ों को देखना चाहती हूँ। तो इसी वजह से जो विशाल होता है वो कहता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो आपको नंदगांव, बरसाना, वृंदावन, मथुरा इन सभी चीज़ों पर मैं घुमा देता हूँ। उसके बाद सारिया घूमने के लिए तैयार हो जाती है और जो विशाल होता है अगले दिन उसे लेकर यहाँ से सीधा पहले तो वृंदावन जाता है। वृंदावन जाने के बाद और लोग फिर से देखते हैं कि ये रसियन महिला है तो उसके सामने आते हैं गाइड बनने के लिए, लेकिन वहीं पर जो लड़का होता है विशाल वह कह देता कि नहीं इनका पर्सनल गाइड मैं हूं और आप अपना किसी और को देख लीजिए। तो वो लोग दूर हट जाते हैं और उसके बाद वह अच्छी तरह से वृंदावन की एक एक जगह पर उसे घुमाता है। जो चीज़ के बारे में उसे नहीं पता होता है उस चीज़ के बारे में गूगल से ट्रांसलेट करवा के निकलवा के उसके बाद उसे बताता है। हालांकि वहां पर आस पड़ोस में लोकल लोग होते हैं, उनसे बात करके वह पता कर लेता है और वो लोग उसे बता देते हैं, ऐसे वो उनको जानकारी देता है। अब इन जानकारियों के दौरान कई सारे फोटो जो सारिया होती है वो खींचती और खींचने के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी डालती है। इसके बाद सारिया जो होती है धीरे धीरे घूमती है और घूमने में लगभग उसे 15 दिन लग जाते हैं। 15 दिन तक लगातार जो सारिया होती है वह उसे लेकर अपने साथ घुमाती रहती है और घूमते घूमते जब 15 दिन हो जाते हैं और वो एक दिन एक जगह बैठकर आराम कर रहे थे तो उसी समय विशाल के घर वालों का फोन आता है कि लगातार 15 दिन से वो गायब है, आखिर वो कहाँ है, क्या कर रहा है। तो उसके बाद विशाल सारिया के सामने फोन उठाता है और कहने लगता है कि बाबूजी मैं ना ऐसे ऐसे किसी को घुमाने के लिए आया हूँ, अभी 1-2 दिन और लगेंगे और उसके बाद मैं अपने आप घर आ जाऊंगा, आप लोग चिंता मत करो। यहाँ पर जो सारिया होती है वह उससे पूछने लगती है कि क्या ये तुम्हारे पिता हैं? तो यहाँ पर विशाल बताता है कि हाँ मेरा परिवार है जो कि आगरा में है और वही लोग मुझे बुला रहे हैं। इस बात को सुनकर जो सारिया होती है वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे परिवार से मिलना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर विशाल पहले तो मना करता है कि आप क्या करोगे परिवार से मिलकर, लेकिन वो कहती है कि मुझे इंडियन कल्चर के बारे में जानना है और परिवार से अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती। इसके बाद जो विशाल होता है थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि ठीक है मैडम अगर ऐसी बात है तो चलो बीच में ही हम वहां पर चलते हैं और उसके बाद फिर से मैं आपको घुमा दूंगा और उसके बाद आप चले जाना। यहाँ पर जो सारिया होती है वह उसके साथ जाती है और वह अपने माता पिता को फ़ोन करके कह देता है कि इस तरह से मेरे साथ वह महिला आने वाली है जो कि रसिया की है और घर को थोड़ा सा ठीक ठाक कर देना। यहाँ पर वो लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग किया करते थे विशाल जो था, क्योंकि उसके पिता सरकारी नौकरी में थे और बेटा पढ़ लिख कर जब उसे कई लैंग्वेज आ जाती हैं तो वह गाइड का काम करने का प्रेफर करता है। सारिया और उसके साथ विशाल दोनों के दोनों विशाल के घर जाते हैं और वहां पर जाने के बाद जो विशाल होता है वह उसे अपने घर वालों से इंट्रोड्यूस कराता है, घर वालों को उससे इंट्रोड्यूस कराता है और यहाँ पर जब अच्छी तरह से जान पहचान हो जाती है तो उसके बाद जो विशाल होता है वह उसे उसका कमरा दिखाता और कहता है कि देखो ये हमारा घर और यहाँ पर हम लोग रहा करते हैं।
वहाँ पर आने के बाद सारिया खूब सारा एंजॉय करती है और उसके बाद 1-2 दिन वहाँ पर स्टे करने के बाद वहाँ से भी वो लोग दोबारा से चल देते हैं। और कुछ और घूमने के बाद जो सारिया होती है उसे विशाल का व्यवहार बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे उसके परिवार वाले लगे और उसके बाद जो सारिया होती है वह वहाँ से जाने के लिए कहने लगती है। तो जो विशाल होता है वो खुद ही उसे एयरपोर्ट छोड़कर आता है, जो कुछ भी उसका पैसा बनता है वो विशाल को देने लगती है, लेकिन वो मना करने लगता है, कहता है कि नहीं थोड़ा ही पैसा दे दो, ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। तो सारिया कहती है कि कोई बात नहीं, रखो अपने पास। इसके बाद सारिया उससे विदा लेकर वहाँ से रसिया चला जाती है और वहाँ पर जाकर अपने परिवार के साथ दोबारा से रहने लगती है। लेकिन तभी एक दिन अचानक से सारिया का फोन विशाल के फोन पर आता है, क्योंकि जब वो एक साथ घूमे फिरे थे तो उन दोनों ने एक दूसरे के नंबर तो ले ही लिए थे। तो इसीलिए जो सारिया होती है वह विशाल के पास फोन करती है और कहती है कि तुमने तो कोई हालचाल मेरा लिया ही नहीं, अब हमको इतने पराये हो गए हैं क्या। तो यहाँ पर विशाल कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल मैं कई लोगों को घुमाया करता हूँ और इस तरह से मैं किसी के पास फ़ोन नहीं करता, लेकिन आप कह रही हो तो आपके पास फ़ोन कर लिया करूँगा। इसके बाद बार बार जो विशाल है वो सारिया का फ़ोन लाकर उसका हालचाल लेने लगता है। लेकिन तभी एक दिन जब सारिया नहा रही थी तो उसका फ़ोन बाहर रखा हुआ था और सारिया की बेटी एक होती है एलिना बाहर बैठी हुई थी और तभी विशाल का फ़ोन आता है हालचाल पूछने के लिए। तो एलिना फ़ोन को उठा लेती है। अब जैसे एलिना फ़ोन को उठाती है तो दूसरी तरफ से विशाल होता है और पूछने लगता है कि बताइए क्या हालचाल हैं आपके। अब इस बात को सुनकर एलिना कहने लगती है कि मम्मा तो नहा रही है, आप कौन बोल रहे हो। तो वो कहने लगता है कि मैं ना विशाल बोल रहा हूँ। तभी यहाँ पर जो एलिना होती है कहती है कि वही विशाल जिसकी मम्मी अक्सर तारीफ किया करती है। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि क्या सच में वो मेरी तारीफ किया करती हैं। तो एलिना कहती है कि हाँ, पूरे घर में आपकी तारीफ करती हुई घूमा करती हैं और आप देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, मैंने देखा है आपको मम्मी के साथ फोटोज़ में। अब इस बात को सुनकर विशाल उससे भी बात करने लगता है और कुछ देर बातचीत होने के बाद उन दोनों के फ़ोन तो कट जाते हैं। लेकिन इन बातों से और एलिना ने जो उसका फोटो देखा था उन सभी से शायद मन ही मन वह उससे प्यार कर बैठी थी। उसके बाद वह अपनी माँ के फ़ोन में से उसका नंबर लेती है, उससे बातचीत करने लगती है और बातचीत करने के दौरान जब विशाल देखता है कि वह अपने नंबर से मुझ पर फ़ोन कर रही है तो उसके बाद कहने लगता है कि आपके पास नंबर कहाँ से आया। तो वो कहती है कि वो दरअसल मैंने ना अपनी माँ के फ़ोन में से नंबर ले लिया है और मैं ना आपको शायद पहली बार में पसंद करने लगी हूँ। इस बात को सुनकर विशाल हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि देखो मैंने आपको देखा तक भी नहीं है और आपने भी मुझे नहीं देखा है, तो आप मुझे पसंद कैसे कर सकती हो। तो जो एलिना होती है वो कहती है कि मैंने आपको फोटोज में देख लिया है और आपको भी मुझे देखना है, तो मैं आपको अपना फोटो भेज देती हूँ। एलिना अपना फोटो उसे भेज देती है और जब एलिना का फोटो उसके विशाल के पास आता है तो एलिना को देखकर वह एकदम से दंग रह जाता है। उसके बाद वह भी उससे बात करने लगता है और धीरे धीरे जब दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तो बातों के दौरान दोनों अपने अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से कर देते हैं। अब जैसे ये बात एलिना की माँ सारिया को पता चलती है तो वह पूछने लगती है कि बेटी क्या सच में तुम उससे प्यार करने लगी हो। तो यहाँ पर एलिना कहती है कि हाँ माँ, सच में मैं उससे प्यार कर बैठी हूँ। इसके बाद जो सारिया होती है उसे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती और वो कहती है कि अगर प्यार करती हो तो क्या रहेगा जब मैं तुम्हारी उससे शादी करा दूँ। तो वो कहने लगती है कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर जो माँ होती है वह खुद उसके विशाल के पास फोन करती है और विशाल के पिता से बात करने के लिए कहती है। विशाल का पिता जब एलिना की माँ से बात करता है तो यहाँ पर एलिना की माँ बताती है कि आपका बेटा मेरी बेटी से बात करने लगा है और दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते हैं, तो कैसा होगा हम इन दोनों की शादी करा दें। अब ये बात सुनकर जो विशाल का पिता होता है वह हैरान तो होता है, लेकिन जब एलिना की माँ बताती है कि दोनों बच्चे एक दूसरे को प्यार किया करते हैं तो उसके बाद वह भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर यह बात विशाल और एलिना दोनों को पता चलती है और वो दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करने लगते हैं। लेकिन तभी जैसी बात करते हुए कुछ दिन होते हैं और ये बात तय हो गई थी कि दोनों की शादी होगी, तो उसके बाद जो विशाल होता है वह एलिना के पास फोन करके उससे बात कर रहा था और उसी समय जो एलिना होती है वह कहने लगती है कि विशाल मुझे ना तुमसे मिलना है, शादी से पहले मैं एक बार तुमसे मिलना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर जो विशाल है वो कहने लगता है कि लेकिन हमारे यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ करता। तभी एलिना जो होती है वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ ना और शादी भी तुम्ही से करूंगी। कैसा होगा कि अगर हम एक बार एक दूसरे को आमने सामने से देख लें, क्योंकि मैंने भी तुम्हें फोटो में देखा, तुमने भी मुझे फोटो में देखा है और ये बहुत ही अच्छा रहेगा। विशाल जो होता है वो कहने लगता है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा तो बहुत सारे पैसे खर्च होंगे और इतने पैसे मेरे पास नहीं है, ना मेरा वीज़ा है ना पासपोर्ट है, तो मैं कैसे आ सकता हूँ। तो उसके बाद एलिना जो होती है वो कहती है कि इस बात की चिंता तुम मत करो, ये सारा इंतजाम मैं खुद कर दूंगी और तुम तो बस आने की तैयारी करो।
विशाल जो होता है, जो इस बात को सुनता है तो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने घर वालों से पूछ लेता हूं और घर वालों से पूछकर मैं तुम्हें बता देता हूं। जब अपने घर वालों से पूछता है तो घर वाले भी इस बात में मना नहीं करते हैं कि शादी से पहले लड़का लड़की मिलना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वैसे भी वो लोग उस देश में रहा करते हैं जहां पर बहुत कुछ ओपन रहा करता है। तो इस बात को सुनकर घर वाले भी हामी भर देते हैं और विशाल जो होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूं, तुम जब मेरे पास भेज दोगे पासपोर्ट वीज़ा तो उसके बाद मैं चल दूंगा। तो यहाँ पर कुछ दिनों में वह उसके पासपोर्ट वीज़ा तैयार करवाती है और तैयार करवाने के बाद सारा पैसा खुद लगाकर उसे वहाँ से रसिया बुला लेती है। रसिया जाने के बाद वह सीधा उसके घर जाता है और जैसे उसके घर को देखता है तो देखने के बाद पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वहां पर सारिया भी उसे मिलती है। यह घर काफी ज्यादा आलीशान था और यहां पर उनके बड़े बड़े फार्म हाउस थे, यानी कि बहुत बड़े बड़े फार्म थे जिन पर वो खेती बाड़ी भी किया करते थे। साथ में कुछ कंपनियां भी थी उनकी छोटी मोटी, जिनसे वो पैसा अच्छा खासा कमा लिया करते थे। वहां पर जाने के बाद जब विशाल देखता है कि ये दोनों माँ बेटी अपने जीवन को बड़े आराम से जी रही हैं और ऐसे ही घर के अंदर जब वह पहुंच जाता है तो बहुत कुछ मन के अंदर सोचने लगता है और सोचता है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन तभी एलिना और उसकी माँ उसे आश्वासन देती हैं, कहती है कि जिस तरह से हम तुम्हारे वहां पर मेहमान थे तो तुम भी हमारे यहाँ पर मेहमान हो और तुम कैसी भी चिंता मत करो। एक रात एलिना और जो विशाल होता दोनों के दोनों एक कमरे में आराम करते हैं, बाकी और को उस कमरे के अंदर नहीं था। वहां पर उन दोनों के बीच में सारी बातचीत होती है। बातचीतों के दौरान दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पहचान जाते हैं और पसंद भी कर लेते हैं। इसके बाद माता पिता सभी की सहमति से दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने लगते हैं। हालांकि शादी इंडिया में हुई थी और इंडिया में शादी होने के कुछ ही दिनों बाद जब एलिना कहने लगती है कि अब मैं वहां पर जा रही हूं और तुम भी मेरे साथ चलो, तो उसके बाद विशाल पहली बार तो चला जाता है, लेकिन वो कहने लगती है देखो वहां पर तुम मिडिल क्लास हो और यहां पर आओगे तो हमारे साथ अच्छी तरह से रह सकते हो, अपने परिवार को भी यहीं पर ले आओ और हम सभी लोग एक साथ अपने जीवन को जिएंगे। यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा रोजगार है तो कोई भी दिक्कत नहीं है और तुम आराम से यहां पर रह सकते हो, वीजा तुम्हारा इस तरह का हो जाएगा। इस बात को सुनकर यहां पर जो विशाल है वह भी पहले तो मना करता है, लेकिन उसके बाद तैयार हो जाता है। एलिना अपने पैसे लगाकर उस पूरे परिवार को वहां पर ले जाती है, लेकिन कुछ दिन रहने के बाद जो विशाल का और परिवार होता है वह वापस आ जाता है। कहता है कि बेटा हमारे यहाँ पर मन नहीं लगता, लेकिन हम आते रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल के समय में विशाल और एलिना वहां पर रहा करते हैं, परिवार यहाँ पर रहा करता है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।